नमस्कार, हिंदी मंत्र अकेडमी पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में जाना। आज हम आदिकालीन साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों पर बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आदिकालीन साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ। आदिकाल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई, अतः आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ रासो साहित्य की ही प्रवृत्तियाँ मानी जा सकती हैं। इन ग्रंथों में पाई जाने वाली सामान्य प्रवृत्तियों का विवेचन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। ऐतिहासिकता का अभाव। रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। वस्तुतः इन ग्रंथों में तथ्य कम है, कल्पना अधिक है। परिणामतः अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं वे तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते। घटनाओं, नामावली, तिथियों का जो विवरण रासो काव्य में उपलब्ध होता है वह इतिहास सम्मत नहीं है। यही कारण है कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव है। युद्ध वर्णन में सजीवता। रासो ग्रंथ में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ जहाँ युद्ध वर्णन के प्रसंग हैं वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है। चारण कवि कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी थे। अवसर पड़ने पर अपने अपने आश्रयदाता के साथ रण क्षेत्र में जाकर तलवार के हाथ भी दिखाते थे। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, अतः इन युद्ध में जो कुछ भी कहा गया है वह उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। इन युद्ध प्रसंगों में कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर वीर हृदय के उच्छ्वासों का स्पंदन है। इनके योगदान की चर्चा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण इसी श्रेणी के लोग थे। उनका कार्य ही था हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्धोन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना योजना का आविष्कार। प्रामाणिकता में संदेह। आदिकाल के अधिकांश रासो कवियों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई है वह भी अप्रामाणिक मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह ही नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। मूल कवि की रचना में अन्य लोगों ने कब और कितना अंश प्रक्षिप्त रूप में जोड़ दिया, इसका निर्णय कर पाना कठिन है। यह रासो काव्य समय समय पर परिवर्तित एवं परवर्धित होते रहे हैं। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। रासो ग्रंथों में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है, तथापि वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इनमें परिलक्षित होती है। युद्धों का वर्णन होने से वीर रस की योजना इसमें अनायास ही हो गई है। युद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए तथा सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के निमित्त लड़े जाते थे, अतः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णन का समावेश भी इन काव्य ग्रंथों में हो गया है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रासो ग्रंथों के रचयिता चारण कहे जाते थे और अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना परम कर्तव्य समझते थे। अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता एवं प्रतिपक्षी राजा की हीनता का वर्णन अतिशयोक्ति में करना इन चारणों की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने आश्रयदाता के शौर्य, यश, वैभव का काल्पनिक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। अगली प्रमुख प्रवृत्ति है संकुचित राष्ट्रीयता। इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ, परंतु स्वदेशाभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव रहा। उस समय देश खंड खंड राज्यों में विभक्त था और इन छोटे छोटे राज्यों के शासक परस्पर कलह और संघर्ष में रत रहते थे। वे 10-20 गांव के छोटे से राज्य को ही राष्ट्र समझते थे, अतः उनमें संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की भावना का अभाव था। परिणामतः विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संगठित होकर युद्ध करने में वे कभी सफल नहीं हुए। अगर इन शासकों ने
अपने क्षुद्र अहम भाव का परित्याग करके संगठित होकर विदेशियों का सामना किया होता तो देश को दीर्घ अवधि तक विदेशी शासन झेलते हुए परतंत्र न रहना पड़ता। कल्पना की प्रचुरता। चारण कवियों की रचनाएं तथ्यपरक न होकर कल्पना प्रधान है। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में हैं, पर इतिहास नाम मात्र को ही है। कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों एवं तिथियों तक की कल्पना कर ली है। वस्तुतः इन रासो काव्य में संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया गया है, तथ्यों पर कम। अगली प्रमुख प्रवृत्ति है विविध छंदों का प्रयोग। रासो ग्रंथों में छंदों की विविधता परिलक्षित होती है। छंदों की यह विविधता हिंदी के न तो परवर्ती साहित्य में मिलती है न पूर्ववर्ती साहित्य में। पृथ्वीराज रासों में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, यथा दोहा, गाथा, पद्धरी, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, साटक, कुंडलिया आदि। छंदों की विविधता के कारण ही चंदवरदाई को छंदों का सम्राट और उनकी रचना पृथ्वीराज रासों को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासों के छंदों की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। आदिकालीन रासो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह आधुनिक हिंदी से बहुत भिन्न है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने रासो ग्रंथों में किया है उसे डिंगल नाम दिया गया। इसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रजभाषा के मेल से बनी भाषा को पिंगल कहा जाता है, जिसका प्रयोग भी इन ग्रंथों में किया गया है। वीर रस के भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता डिंगल पिंगल भाषा में विद्यमान है। अगली प्रवृत्ति है अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। रासो साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है। चारण कवियों ने अपनी मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का जैसा हृदयग्राही चित्रण इन काव्य ग्रंथों में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। सौंदर्य चित्रण में उत्प्रेक्षा से काम लिया गया है। यद्यपि रासों के विशाल कलेवर में प्रायः सभी अलंकार खोजने से प्राप्त हो जाते हैं, तथापि अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों की प्रधानता रही है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियां परिस्थितियों की देन है। जहां तक चारण कवियों की काव्य प्रतिभा का प्रश्न है वह अपने में बेजोड़ है। कथा प्रसंगों की योजना, वर्णनात्मकता, भाव व्यंजना, रस योजना आदि दृष्टियों से रासो साहित्य अनुपम कहा जा सकता है। तो यह था हमारा आज का विश्लेषण, जिसमें हमने आदिकालीन प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ कि इस विश्लेषण से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। साहित्य के सभी अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।